गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी समय में आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप जो है आप सबको हमारा बहुत बहुत जो है नमस्कार। और आप बच्चों यहाँ पर जो हम चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों जो हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों हमने जो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा है कि चार्जेस क्या होता है, व्हाट इज चार्जेस। तो बच्चों हमने ये पढ़ा कि जो चार्जेस होता है, चार्जेस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस। हमने बच्चों चार्ज को पढ़ लिया। चार्ज हमको क्या बताता है कि चार्जेस इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस। बच्चों हमने चार्ज को पढ़ लिया। हमने उसके बाद यह भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा। बच्चों हमने लेक्चर 1 में इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों हमने तीसरी जो कॉन्सेप्ट को समझा कि हमने जो चार्जेस के प्रॉपर्टीज हैं, चार्जेस के प्रॉपर्टीज को हमने जो है वहां पर समझ लिया। अब बच्चों हमने वहां पे ये भी समझा कि जो हमारा जो चार्ज है, चार्ज क्या होता है? प्लस कि एन ई। ये हमने इस तरीके से बच्चों इसको हमने जो है समझ लिया था। अब इसमें एन क्या है? नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स है। और जो ई है, ई क्या है बच्चों? ई जो है हमारा जो है ई की वैल्यू क्या है? चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये बच्चों क्या है? हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो बच्चों हमने यहां तक समझ लिया कि चार्जेस क्या है, चार्जेस को हमने समझ लिया। हमने सेकंड समझा कि चार्ज यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कब आएंगे। बच्चों यहां तक समझा, हमने यहां तक समझ लिया। अब बच्चों हम यहां पे अब हम जो आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मैथमेटिकल पोर्शन। बच्चों फिजिक्स पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही फिजिक्स में मैथमेटिक्स की एंट्री होती है तो हमको वहां पर जो है दिक्कत क्रिएट हो जाती है। लेकिन फिजिक्स पढ़ना तो बहुत आसान है, क्योंकि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स के अंदर हम बहुत सारे नेचर्स को समझते हैं, उनके एक्शंस को समझते हैं, और उसके थ्रू जो है हम बहुत सारी चीजों को जानना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों हम यहां पर हम जो है ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब बच्चों आपने ये समझ लिया कि जो है बॉडी जो है, बॉडी को चार्ज कर लिया। तो बच्चों मुद्दा ये है कि जो चार्ज है, जो चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स है, मान लीजिए किसी बॉडी को हमने चार्ज कर लिया, तो चार्ज बॉडी में जो फोर्स है वो फोर्स को हम कैसे निकालें बच्चों? ये हमारे लिए जो है एक मुद्दा बन गया कि हम किसी चार्ज बॉडी के अंदर जो है जो फोर्स है उसको हम जो है कैसे निकालें। तो बच्चों आप ये देखिएगा कि एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है बच्चों कि इंडक्शन, जब हम इंडक्शन को समझते हैं तो मान लीजिए कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर एक क्यू चार्ज है और एक दूसरी बॉडी रखी हुई है। ये जो है जो दूसरी बॉडी है बच्चों, ये जो है किस पे रखी हुई है? नॉन कंडक्टिव सरफेस के ऊपर। अब बच्चों ये जो चार्ज क्यू रखा हुआ है, जो चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसके कारण, इस चार्ज क्यू के कारण ये जो अनचार्ज बॉडी है इसमें जो है
एक तो मैग्नेट जो है इंडक्शन क्रिएट हो जाएगा। इंडक्शन क्रिएट होने के कारण जो माइनस चार्जेस हैं वो जो है अलाइन हो जाएंगे टुवर्ड्स द चार्ज क्यू, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अब बच्चों यहां पे ये समझना है कि आपने ये देख लिया कि ये जो नॉन कंडक्ट जो अपना जो है अनचार्ज पार्टिकल था, ये जो चार्ज पार्टिकल के पास में रखा तो ये भी जो है चार्ज पार्टिकल बन गया। अब बच्चों आप ये देखेंगे कि ये जो अनचार्ज पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल के पास में रखने पर जो है इसके अंदर जो है चार्ज जो है अलाइन हो गया। अब बच्चों अगर दो बॉडी है, दो बॉडी कोई भी है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, अगर दो बॉडी बच्चों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो इट्स मीन कि वो जो है बॉडी, एक बॉडी जो है चार्ज है और दूसरी अनचार्ज है। पर अगर बच्चों वो दो बॉडी जो है अगर एक दूसरे को रिपेल कर रही है, तो बच्चों ये अगर रिपेल कर रही है तो ये भी जो है चार्ज्ड बॉडी है और दूसरी भी जो है चार्ज्ड बॉडी है। अगर दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही है तो रिपेल करने का मतलब ये है कि वो दोनों बॉडी जो है चार्ज्ड है और ड्यू टू दिस चार्ज दे आर रिपेल टू ईच अदर। बच्चों आपने ये देख लिया कि रिपल्सन जो है, अगर रिपल्सन कहीं पे काम कर रहा है तो रिपल्सन इज द श्योरेस्ट बच्चों टेस्ट दैट बॉडी इज चार्ज्ड। बच्चों अगर रिपल्सन जो है अगर ये फोर्स लग रहा है तो ये जो है श्योरेस्ट टेस्ट हो जाता है कि जो है बॉडी जो है हमारी जो है चार्ज है। अब बच्चों अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल दे दिया गया और चार्ज पार्टिकल के कारण कोई जो है अनचार्ज ऑयल का जो है ड्रॉप है और अनचार्ज ऑयल के ड्रॉप के ऊपर उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है ये हमको निकालना है। अब बच्चों हम इसको अगर समझने की कोशिश करें तो इसको समझने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है कूलाम। बच्चों साइंटिस्ट का नाम है कूलाम। जो कूलाम साइंटिस्ट थे इन्होंने एक लॉ दिया, उस लॉ के द्वारा इन्होंने यह बताया कि जो दो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो क्या होता है। लेकिन बच्चों जब ये साइंटिस्ट कूलाम थे इनकी ग्रेटनेस ये थी, जो साइंटिस्ट कूलाम थे इनकी ग्रेटनेस ये थी कि जब इन्होंने ये लॉ दिया उस समय हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नहीं पता था। जब ये साइंटिस्ट साइंटिस्ट ने जब इस लॉ को दिया तो उस समय यह भी नहीं पता था कि जो है एक इलेक्ट्रॉन नाम का कोई चार्ज होता है। और बच्चों जो है इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने ये जो है अपने लॉ को दिया। अब बच्चों अब ये सोचो कि जिनको चार्ज के बारे में नहीं पता है, जिनको इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता है, उन्होंने कैसे अकल लगाई होगी और उस अकल को लगाने के बाद इन्होंने इस लॉ को दिया होगा। तो बच्चों कूलाम की ये ग्रेटनेस है कि उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था, उस समय चार्ज के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कूलॉम्स का लॉ दे दिया। अब जो कूलॉम्स लॉ इन्होंने दिया बच्चों, इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया बच्चों कि इन्होंने एक बॉल को लिया, इन्होंने एक बॉल को लिया बच्चों, और ये जो बॉल थी इसको इन्होंने कपड़े से रगड़ दिया। तो बच्चों आपने देखा होगा कि किसी भी कंडक्टिव चीज को अगर किसी कपड़े से रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट होता है, क्योंकि आपने बच्चों
ये देखा होगा कि जब भी हम स्केल को अपने बॉल से, अपने हेड के बॉल, ड्राई बॉल से, जो अपने हेयर रहते हैं उनसे हम रब करते हैं, तो अपनी जो स्केल है उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। और जब उस स्केल को पेपर ऑफ पीस के पास, एक जो पेपर होता है उसके पीसेस के पास लेके आते हैं, तो जो पीसेस ऑफ पेपर हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को जो है कूलाम ने इस्तेमाल किया, और उन्होंने एक बॉल को लिया, बॉल को कपड़े से रब किया, और इन्होंने ये मान लिया कि लेट चार्ज इज क्यू। इन्होंने ये मान लिया कि इसके ऊपर जो चार्ज है ये जो है क्यू है। बच्चों, इन्होंने इस बॉल के ऊपर चार्ज क्यू मान लिया, और इन्होंने सिमिलर आइडेंटिकल शेप की जो है एक दूसरी बॉल ली, और उस बॉल पे इन्होंने चार्ज मान लिया, इसके ऊपर जो चार्ज मान लिया वो उन्होंने मान लिया कि 0, और इसको इन्होंने एक जो है धागे के द्वारा जो है इन्होंने इसको जो है हैंग कर दिया। अब बच्चों, जब इन्होंने इस बॉल को जो है दूसरे आइडेंटिकल शेप और साइज के बॉल से जो है टच कराया, तो बच्चों आप ये देखेंगे कि ये जो बॉल है, इस बॉल के ऊपर Q/2 चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर भी Q/2 चार्ज आ जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, ये जो दो बॉल इन्होंने हैंग की, इन दोनों बॉल्स को ये दोनों बॉल जो है बच्चों, ये दोनों बॉल्स जो थी, ये जो है दोनों के ऊपर इक्वल एंड सेम चार्ज आ गया। तो ये दोनों बॉल जो है ये एक दूसरे को रिपेल करने लगी। अब जो बच्चों इन दोनों बॉल ने एक दूसरे को रिपेल किया, तो उन्होंने इसके ऊपर उन्होंने मैकेनिक्स लगाया। मैकेनिक्स बच्चों लगाया तो उन्होंने क्या देखा कि इसके ऊपर एक टेंशन जो टी काम कर रहा है, बॉल के ऊपर एक जो है वेट mg काम कर रहा है, और ये दोनों बॉल जो है इक्वल एंड सेम क्वांटिटी की है। तो इसके ऊपर दो जो है रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि उन्होंने थीटा को जो है कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों उन्होंने जो थीटा है उसको जो है निकाला, थीटा को उन्होंने निकाल लिया। अब चूंकि mg जो है दिया हुआ है, mg आपने को बच्चों नोन है, तो अगर हमको mg दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, तो बच्चों हम जो है ये जो रिपल्सिव फोर्स है Fe और जो टेंशन T है, ये हमको जो है ये हम जो है मैकेनिक्स लगा करके निकाल सकते हैं। अब बच्चों उन्होंने जब ये उन्होंने किया, तो उसके बाद जो ये Q/2 चार्ज था, Q/2 चार्ज वाले जो है बॉडी को इन्होंने वापस लिया, और वापस जो है इन्होंने उस बॉडी के साथ में सिमिलर जो है सिमिलर साइज और शेप का जो है बॉडी लिया, और इसके ऊपर इस बॉल के साथ में उन्होंने सिमिलर बॉडी, सिमिलर शेप के बॉडी और सिमिलर वेट के बॉडी को उन्होंने टच किया। तो ये जो Q/2 चार्ज था, ये जो है सिमिलर जो है चार्जेस जो है दोनों एक दूसरे पर जो है डिवाइड हो गए। तो बच्चों इन्होंने इसमें भी जो है सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। इसमें जो है एंगल थीटा उन्होंने कैलकुलेट किया, इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सिव कैलकुलेट किया, और इसके ऊपर जो मास लग रहा है mg वो उनको दिया हुआ था। मास mg बच्चों अपने को पता है, एंगल थीटा उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, तो जो टेंशन T था और जो फोर्स ऑफ रिपल्सिव था Fe, ये उन्होंने जो है कैलकुलेट किया मैकेनिक्स को अप्लाई करके। बच्चों ये आपने मैकेनिक्स वाले चैप्टर में जो है आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। तो बच्चों उन्होंने जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बच्चों किया, उस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से बच्चों वो ये इस कंक्लूजन पे आए
जो बच्चों सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कूलाम्स ने किया, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो एक कंक्लूजन पे आए कि ये जो चार्जेस है, चार्जेस जो है, ये मान लीजिए कि चार्जेस क्यू है, मान लीजिए कि दो जो है चार्जेस रखे हुए हैं, एक जो है प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा जो है ये क्या है बच्चों, Q2 चार्ज है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। तो बच्चों अगर ये फ्री स्पेस में रखा हुआ है, फ्री स्पेस में ये बच्चों चार्ज रखा हुआ है, तो इनके ऊपर जो मास है, इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं, जो फोर्स है, फोर्स जो है बच्चों, ये जो है के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, इस तरीके से जो है जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है बच्चों, ये उन्होंने निकाला कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब बच्चों इन्होंने ये बताया कि जो ये Q था, ये जो फार्मूला है बच्चों, इसका जो लिमिटेशंस है, इसकी जो लिमिटेशंस है बच्चों, वो क्या है कि दिस फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली टू द, ये जो बच्चों फोर्स है, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए जो ही अप्लाई हो सकता है। ये जो फोर्स था ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही अप्लाई हो सकता है। दूसरा बच्चों, ये जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू उन्होंने क्या निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो बच्चों ये जो K की वैल्यू है, ये जो K की वैल्यू है, ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इसकी वैल्यू जो उन्होंने दी, इसकी वैल्यू आई 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9। अब बच्चों इसकी फार्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। बच्चों ये जो फर्स्ट पॉइंट ये था कि दिस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। सेकेंड अपना ये निकल के आया कि जो K की वैल्यू है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब बच्चों ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें जो ये एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को क्या बच्चों हम बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। बच्चों अब ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू का जो हम जो है इसका फार्मूला लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, वो इसका अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बच्चों जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको बच्चों बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बच्चों ये आपने यहां तक समझ लिया। इसका जो फोर्थ पॉइंट है बच्चों, जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट ये जो कूलाम्स लॉ है, ये क्या बताता है कि दिस इज ए सेंट्रल फोर्स, दिस इज सेंट्रल फोर्स। बच्चों सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि इट फोर्स एक्ट्स, दैट इज इट एक्ट्स, ये जो फोर्स है बच्चों, ये कैसे काम करता है, एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द फोर्सेस। बच्चों अगर ये तो चार्ज है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में ही लगेगा। ये जो चार्जेस हैं, इनके बीच की जो लाइनें हैं, लाइन ज्वाइनिंग को करने वाली जो लाइन है, इसके अकॉर्डिंग ही फोर्स लगेगा। अगर इस पे ऐसा कहें कि एक फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे डायरेक्शन में लगेगा, एक ऐसे लगेगा, तो दिस इज रॉन्ग।
ये जो फोर्स है इट इज ए सेंट्रल फोर्स और दिस एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द फोर्स। बच्चों यहां तक आपने पढ़ लिया। अब जो अपना फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, ये फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो फोर्स को हम यहां कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो है अपना कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव का मींस बच्चों आपने समझा होगा कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं बच्चों, कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, इन कंजर्वेटिव फोर्स का, कंजर्वेटिव जो फोर्स बच्चों होते हैं, इसका पाथ से कोई लेना देना नहीं होता है। ये क्या है, इट्स डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करते हैं। और इन फोर्सेस का ये गुण होता है, इन प्रॉपर्टी होती है कि राउंड ट्रिप का वर्क जो है 0 होता है बच्चों। अब बच्चों ये देखिएगा कि ये जो वर्क डन है, वर्क डन बाई पार्टिकल, जो वर्क डन बाई पार्टिकल होता है बच्चों, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही जो है डिपेंड करता है। अब बच्चों यहां तक तो आपने समझ लिया कि ये जो फोर्स है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई होता है। जो के है, के की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। वो क्या होती है बच्चों, वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और इसमें जो एप्सिलॉन नॉट होती है उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बच्चों जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और ये जो फोर्स होता है बच्चों, दिस इज ए सेंट्रल फोर्स और दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द फोर्स। फिफ्थ पॉइंट बच्चों क्या हो गया, दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज। तो बच्चों आपने यहां तक समझ लिया कि ये पॉइंट्स के थ्रू जो है आपने फोर्सेस को समझ लिया। अब बच्चों हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, उस क्वेश्चन के द्वारा जो है एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है आपने मैकेनिक्स में देखा होगा बच्चों कि उसमें जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल के बेसिस पे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। पर जब आप क्लास 12th में आ गए हैं जहां पर आप इस तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप के चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप मिस करेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगी। तो बच्चों ये कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो जो है सिमिलर वेटेज के होते हैं, वो सेम नंबर देते हैं। पर अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको वहां पे नंबर जो है गेन करने में जो है सहूलियत नहीं होगी। तो बच्चों हम यहां तक पढ़ लिए। अब हम इसके आगे जो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन को लेते हैं। एक बच्चों क्वेश्चन को लेते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू जो है हम जो भी हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को जो है हम जो है यहां पर एक जो है उसका प्रैक्टिकल व्यू देखते हैं, जिसके द्वारा हम जो है एक कंक्लूजन पे आते हैं और हम जो है उस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है एक कंक्लूजन पे आते हैं, जिससे हमको जो है एक कंक्लूजन पे आने के बाद जो है हमको जो एक कॉन्सेप्ट मिलता है उससे हम जो है फर्दर प्रोसीड कर पाते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से हम इस कंक्लूजन पे आए और उस कंक्लूजन के थ्रू हमारा जो है ये जो है क्लैरिटी हमको मिल गई। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बच्चों ये क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेस, क्वेश्चन बच्चों क्या है 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस उनकी
उनको दिया हुआ है प्लस क्यू एंड प्लस 4Q, ये दिया हुआ है। और इसके बारे में ये बताया गया है कि held are held at distance L डिस्टेंस पे जो है चार्जेस जो है रखे हुए हैं फ्रॉम ईच अदर। यहां तक बच्चों आपको बता दिया गया। अब इसमें यह पता करना है कि व्हाट शुड बी नेचर ऑफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड पार्टिकल what should be nature and magnitude of third particle and क्या पूछा गया है where it should be kept on line joining the charges such that system of three charges will remain in equilibrium। बच्चों ये जो है क्वेश्चंस है अपना कि ये जो थ्री चार्जेस हैं इनको जब व्हेन रिलीज्ड, जो थ्री चार्जेस हैं ये जो है इक्विलिब्रियम में है। और आगे का क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। अब व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम से मतलब बच्चों कि ये जो है स्टेबल है, अनस्टेबल है और तीसरा क्या है बच्चों कि या तो न्यूट्रल है। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक तो हमारा जो है प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा जो है प्लस क्यू चार्ज है और वो एक एल डिस्टेंस पे जो है रखा हुआ है। तो अपने को यह पता करना है कि व्हाट शुड बी नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड पार्टिकल के बारे में पता करना है। और यह भी पता करना है कि वेयर इट शुड बी, मतलब वो डिस्टेंस पता करना है उस डिस्टेंस पे लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेस पे जहां पर इसको रख रहे हैं। तो जो चार्जेस है वो क्या फील कर रहा है, इक्विलिब्रियम फील कर रहा है। और जो इक्विलिब्रियम है वो किस टाइप्स का है बच्चों, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बच्चों आपको ये जो है दो चार्जेस दिए हुए हैं, उनके बीच में जो है डिस्टेंस दिया हुआ है और उस जो चार्ज है चार्ज का नेचर और मैग्नीट्यूड आपको ये पता करना है। और ये पता करना है कि वो कितने डिस्टेंस पे रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में रहे और वो इक्विलिब्रियम किस कैटेगरी का है। बच्चों ये जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम यहां पे समझेंगे जिसके द्वारा हमको जो है क्वेश्चंस को समझने में, क्वेश्चन के थ्रू जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे जो है सॉल्व हो पाएंगे। तो बच्चों एक जो है प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा जो है प्लस क्यू चार्ज है और इनके बीच में डिस्टेंस हमारा क्या है, एल दिया हुआ है।
ये जो दो चार्ज है, मान लीजिए एक चार्ज ए है और एक चार्ज बी है, और वो चार्ज क्या है, प्लस क्यू और 4q। प्लस क्यू और 4q दो चार्ज दिए हुए हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो L दिया गया है। अब ये पता करना है कि ये जो व्हाट शुड बी नेचर, अपने को नेचर पता करना है। ये जो बच्चों नेचर है ये हमको पता करना है। तो अब बच्चों ये समझिए कि अगर हम यहां पर नेचर पता करना है और मैग्नीट्यूड पता करना है, तो अगर बच्चों हमने कोई, मान लीजिए कि हमने कोई एक चार्ज रख दिया वहां, इसको हमने मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज रख लिया। अब बच्चों इसको कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर हमने यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा तो ये फोर्स इसको रिपेल करेगा, और ये जो चार्ज है ये भी जो है इसको क्या करेगा, जो है रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो बच्चों ये जो है ये फोर्स इसको रिपेल करेगा और ये फोर्स भी इस चार्ज को रिपेल करेगा। तो बच्चों ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये जो है इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। अब बच्चों हमने प्लस क्यू की जगह पे अगर माइनस क्यू चार्ज रख लिया, तो अब ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो बच्चों अगर हमने यहां पे प्लस क्यू चार्ज लिया तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इसके कारण भी एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो बच्चों दोनों रिपल्सिव फोर्स के कारण ये जो है इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। पर अगर इस चार्ज को हमने माइनस लिया तो माइनस चार्ज लेने के कारण इसके ऊपर इसके द्वारा भी जो है एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इस चार्ज के कारण भी इसके ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे और इट में कॉज द चार्जेस टू बी इक्विलिब्रियम। अब बच्चों अगर हमने कोई चार्जेस को आउटसाइड ले लिया, तो आउटसाइड अगर हमने लिया तो आउटसाइड लेने की कंडीशन में उस केस में क्या होगा बच्चों, इसको तो हम मैथमेटिक्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो मैथमेटिक्स के थ्रू जो कंक्लूजन आएगा उसके द्वारा हम देखेंगे कि वो चार्जेस यहां होगा या इन दोनों चार्जेस के बीच में आएगा। लेकिन बच्चों आपको यह समझ में आ गया कि हम यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं ले पाएंगे, हम यहां पर क्या लेंगे कि माइनस क्यू चार्ज लेंगे, क्योंकि अगर माइनस क्यू चार्ज लेंगे तो यही चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, क्योंकि इसके द्वारा भी इसके ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इसके द्वारा भी इसके ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और ये जो है सिर्फ डिस्टेंस का मैटर रहेगा। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे और ये पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। अब बच्चों यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसको जो है हम जो ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, हम इस पार्टिकल को हमने इसको इक्विलिब्रियम में मान लिया। लेट द पार्टिकल माइनस क्यू इन इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इसके ऊपर जो फोर्सेस लगने वाले हैं, क्यू के ऊपर जो फोर्सेस लगने वाले हैं वो बच्चों क्या हो जाएंगे, के क्यू अपॉन, अब बच्चों हमने इसको मान लिया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, ये हमने मान लिया, और ये हमारा क्या हो जाएगा l माइनस एक्स। ये डिस्टेंस हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस l है, हमने इसको x मान लिया। लेट, यहां पे लिख देते हैं, लेट द चार्ज q इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज q। चार्ज q से जो है हमारा जो चार्ज है वो x डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो बच्चों इसके ऊपर इसके द्वारा जो लगने वाला फोर्स है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और बच्चों ये जो फोर्स है अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर जो प्लस 4q के द्वारा जो फोर्स लगने वाला है वो बच्चों क्या हो जाएगा, के 4q अपॉन जो है ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, l माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर आप देखिएगा कि जो q है, q तो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये q कैंसिल आउट हो जाएगा,
के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों क्या आएगा, एल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ये बच्चों यहां तक आ गया। अब हम इसको जो है अंडर रूट निकालते हैं, तो एल माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 2। हमने यहां तक ले लिया। अब इसको हम अगर प्लस साइन लेते हैं, जब प्लस साइन लेंगे बच्चों तो क्या आएगा, एल माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 2x। तो इसमें ये माइनस एक्स उधर जाएगा, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, एल इक्वल टू आ जाएगा 3x। तो x क्या आ जाएगा बच्चों, एल अपॉन 3। और दूसरे केस में जब हम माइनस लेते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, एल माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस 2x, और ये माइनस उधर जाएगा तो आ जाएगा एल इक्वल टू जो है माइनस एक्स। तो बच्चों दो आंसर आए। अब हमने यहां पे ये देखा कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को हमने इससे बाहर की डायरेक्शन में रख दिया, तो इसके ऊपर इसके द्वारा भी, या मान लीजिए कि माइनस यहां पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया, तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इसके ऊपर एक एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इसके कारण भी एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये चार्ज इधर की तरफ भागेगा और ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। तो बच्चों ये आंसर तो हमारा जो है काम ही नहीं करेगा। ये हमारा जो आंसर है ये काम करेगा, क्योंकि जब हम चार्ज को यहां पर रखेंगे तो इसके ऊपर एक एट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगा, एक एट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगा, और दोनों इक्वल जो है अपोजिट हो जाएंगे और वो एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। अब बच्चों यहां तक आपने पढ़ लिया। अब हम जो है हमने इक्विलिब्रियम क्यू का देख लिया। अब हम प्लस क्यू या 4q में से किसी एक को लेते हैं और उसका इक्विलिब्रियम हम जो है बच्चों देखते हैं। तो इसमें जो है हम लेते हैं, लेट जो अपना प्लस क्यू है, प्लस क्यू के ऊपर जो है हम जो है इक्विलिब्रियम लगाते हैं। जो प्लस क्यू है बच्चों उसके ऊपर जो है हम इक्विलिब्रियम लगाते हैं। तो इसके ऊपर एक तो इसके कारण फोर्स लगेगा और एक इसके कारण फोर्स लगेगा। तो इसके इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर 4q के कारण जो फोर्स लगने वाला है वो बच्चों क्या हो जाएगा, के क्यू 4q अपॉन जो है एल स्क्वायर। और बच्चों इसके कारण जो फोर्स लगने वाला है वो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस हमारा x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या है, l अपॉन 3 हमने यहां से निकाल लिया है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, l अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर q के ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां पर बच्चों ये देखेंगे कि हमको निकालना क्या है, q की वैल्यू। तो q की वैल्यू बच्चों यहां पे जो सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4q, क्योंकि l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4q अपॉन 9। ये बच्चों ये आ गया अपना q की वैल्यू। तो q की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 4q अपॉन 9, और x की वैल्यू क्या आ गई, l अपॉन 3। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमको ये पता करना था कि व्हाट शुड बी द नेचर। तो नेचर हमने पता कर लिया कि ये माइनस क्यू होगा। माइनस क्यों होगा बच्चों, वो हमने इस कॉन्सेप्ट को यहां पे समझ लिया। दूसरा हमने मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड पार्टिकल निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड पार्टिकल हमने निकाल लिया, वो क्या आया, 4q अपॉन 9। और वेयर इट शुड बी केप्ट ऑन लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो ये अगर हमारा जो क्वेश्चन पूछता है तो हमने जो डिस्टेंस है वो हमने x निकाल लिया l/3। यहां तक बच्चों हमने चीजों को समझ लिया। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का काइंड क्या होगा, आइदर इट इज स्टेबल और इट इज अनस्टेबल और इट इज न्यूट्रल। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हमको अगर समझना है, ये जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है ये जो है, अगर इसको हम ये समझने की कोशिश करें तो हमको ये समझना होगा कि इस चार्ज पार्टिकल को अगर हमने थोड़ा सा जो है डिस्प्लेस्ड कर दिया, अगर इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड किया और वो वापस जो है अपनी पोजीशन पे आ गया,
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर इस चार्ज पार्टिकल को हमने थोड़ा डिस्टेबल जो है डिस्टर्ब किया और ये मूव कर गया, तो ये हमारा जो इक्विलिब्रियम है ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। और थर्ड केस बच्चों क्या है, अगर इस चार्ज पार्टिकल को हमने थोड़ा मूव किया और जहां पर मूव किया वो वहीं पे जाके रुक गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर इस चार्ज पार्टिकल को हमने जो है मूव किया और ये वापस उसी पोजीशन में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर इस चार्ज पार्टिकल को हमने मूव किया और ये जो है वापस अपनी जगह पे नहीं आया और मूव कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अगर वापस अपनी लोकेशन पे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और हमने इस पार्टिकल को मूव किया और ये जहां पे छोड़ा वहीं पर रुक गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इसके लिए जो है एक साइंटिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज अर्नशाव। एक बच्चों साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है जॉर्ज अर्नशाव। ये जो साइंटिस्ट हुए हैं इन्होंने एक रूल्स दिया बच्चों, इन्होंने एक जो है एक रूल दिया। वो रूल क्या बताता है बच्चों, इनका एक थ्योरम है, जो जॉर्ज अर्नशाव है इनका एक थ्योरम है बच्चों। वो थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई जो है इक्विलिब्रियम में चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और उसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो दैट इक्विलिब्रियम वुड बी अनस्टेबल। बच्चों अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उनमें सिर्फ उनके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो वो जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा बच्चों, वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम इस क्वेश्चन को जो है वाइप करते हैं और जो जॉर्ज अर्नशाव थ्योरम है इसको हम यहां पर लिखते हैं। तो बच्चों जो जॉर्ज अर्नशाव थ्योरम है, बच्चों जो जॉर्ज अर्नशाव थ्योरम है, जॉर्ज अर्नशाव थ्योरम जो है हमको यह बताती है कि इफ देयर एग्जिस्ट एनी इक्विलिब्रियम, if there exists any equilibrium of charged particle। अब बच्चों क्या बता रहा है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम में चार्ज पार्टिकल है और उनके बीच में सिर्फ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों लग रहा है, तो दिस इक्विलिब्रियम देन दिस इक्विलिब्रियम इज, अगर दिस इक्विलिब्रियम की बात करें बच्चों, तो दिस इक्विलिब्रियम वुड बी अनस्टेबल। तो बच्चों ये जॉर्ज अर्नशाव ने ये थ्योरम दी कि अगर कोई इक्विलिब्रियम चार्ज पार्टिकल के बीच में है और वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण है, तो दैट वुड बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बच्चों जॉर्ज अर्नशाव ने ये जो है ये थ्योरम
दी थी। तो बच्चों आपने यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक चैप्टर को पढ़ा, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने इसके जो है न्यूमेरिकल पोर्शन में आए, जहां पे आपने कूलाम्स लॉ को देखा। कूलाम्स लॉ ने कैसे अपने लॉ को डिराइव किया वो आपने समझा। उसके बेसिस पे आपने जो उन्होंने फोर्स निकालने की जो टेक्निक बताई उसके थ्रू आपने जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब बच्चों अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से क्लैरिटी आपको आ गई, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप जो है इजीली कर पाएंगे, और बहुत सारे जो है आपके जो है क्वेश्चंस बनते जाएंगे, और उस क्वेश्चन के थ्रू जो है आप जो है एक कंक्लूजन पे आएंगे कि आपका स्कोर जो है धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बच्चों आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, आप लेक्चर्स को देखते रहिए। हम पूरा का पूरा कोर्स आपके साथ आपके लिए लेके आएंगे। उस कोर्स में आपको पूरा मैथमेटिक्स कवर कराएंगे, पूरा फिजिक्स कवर कराएंगे, और पूरी केमिस्ट्री कवर कराएंगे। तो बच्चों आप सिर्फ बने रहिए, पढ़ते रहिए, नॉलेज को जो है एंटरटेन करते रहिए, और जो है आप जो है अपने सक्सेस को अचीव करते रहिए। बच्चों थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम फिर मिलेंगे, तब तक आपको जो है धन्यवाद, शुक्रिया।